नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीयों की पीड़ा को लेकर राहुल गांधी, वरुण गांधी समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा है और उन्हें तुरंत वापस लाने को कहा है। उन्होंने कुछ भारतीयों को वापस लाने पर वीडियो बनाकर अपनी पीठ थपथपाने के कथित प्रयास के लिए सरकार की खिंचाई की। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को भारतीयों को वापस लाने की योजना बताना चाहिए और अपनों को इस तरह से नहीं छोड़ा जा सकता है। राहुल गांधी ने एक वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया है, इस तरह की हिंसा झेल रहे भारतीय छात्रों और इन वीडियो को देखने वाले उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। किसी भी अभिभावक को इससे नहीं गुजरना चाहिए। भारत सरकार को तत्काल विस्तृत निकासी योजना को फंसे हुए लोगों के साथ साथ उनके परिवारों के साथ साझा करना चाहिए। हम अपनों को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी को लेकर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। वरुण गांधी ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि सही समय पर सही फैसले न लिए जाने के कारण 15,000 से अधिक छात्र भारी अव्यवस्था के बीच अभी भी युद्ध भूमि में फंसे हुए हैं। अपने बयानों के कारण बीजेपी और मोदी सरकार को मुश्किलों में डालते रहे वरुण गांधी ने कहा कि ठोस रणनीतिक और कूटनीतिक कार्रवाई कर इनकी सुरक्षित वापसी इन पर कोई उपकार नहीं बल्कि हमारा दायित्व है। पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने आगे कहा कि हर आपदा में अवसर नहीं खोजना चाहिए। वरुण गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें यूक्रेन में फंसी एक भारतीय छात्रा बता रही है कि वो भारतीय दूतावास के एक अधिकारी विक्रम कुमार को लगातार फोन कर रही है, लेकिन वो उनके फोन को काट रहे हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों व अन्य नागरिकों के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को हाई लेवल बैठक बुलाई। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि 4 केंद्रीय मंत्रियों को वहां फंसे भारतीयों को लाने के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा जाएगा। इन मंत्रियों में हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और जनरल वीके सिंह शामिल हैं। इस हाई लेवल बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल सहित भी मौजूद रहे। बता दें कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी का मसला लगातार बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन से आ रहे वीडियो से पता चलता है कि वहां पर भारतीय छात्र बेहद मुश्किल में हैं, उनके साथ मारपीट की घटनाएं हुई हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में वीकेंड कर्फ्यू हटने के बाद भारतीय दूतावास ने सभी भारतीय छात्रों से कहा कि वो रेलवे स्टेशन जा सकते हैं ताकि वो पश्चिमी हिस्से में पहुंच सकें। भारतीय दूतावास की ओर से ट्वीट कर कहा गया है कि यूक्रेन रेलवे ने लोगों को बाहर निकालने के लिए विशेष ट्रेनों का प्रबंध किया है। रूस के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने को लेकर बुलाई जाने वाली यूएन की आम सभा को लेकर यूएन सुरक्षा परिषद में भारत ने एक बार फिर वोट नहीं किया। बता दें, सोमवार को संयुक्त राष्ट्र आम सभा बुलाई गई है और इसमें रूस के खिलाफ प्रस्ताव पास करने की तैयारी है, लेकिन भारत ने इसको बुलाने के लिए की गई वोटिंग से दूरी बनाई। भारत के अलावा चीन और यूएई ने भी वोटिंग से परहेज किया तो रूस ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। हालांकि प्रस्ताव 11 वोटों के साथ पारित हुआ। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने रविवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भारत यूक्रेन संघर्ष के समाधान में अपनी भूमिका निभा सकता है। श्रृंगला ने कहा कि भारत दोनों पक्षों के बीच संवाद में भरोसा करता है। उन्होंने कहा कि हम सभी पक्षों से संपर्क में हैं। रूस और यूक्रेन को लेकर भारत के बीच के रुख को लेकर अब दुनिया दबाव बना रही है। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ लाए गए निंदा प्रस्ताव में वोटिंग नहीं की थी और किसी का भी समर्थन नहीं किया। प्रस्ताव में रूस की निंदा की गई थी और यूक्रेन से बिना शर्त सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कहा गया था। लेकिन इस बीच अब सोमवार को संयुक्त राष्ट्र आम सभा बुलाई गई है और इसमें रूस के खिलाफ प्रस्ताव पास करने की तैयारी है। अमेरिका और यूरोप के देश रूस के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की तैयारी में हैं, लेकिन उनकी नज़र भारत पर भी है। अखबार द हिंदू के मुताबिक उनसे यूरोप के एक डिप्लोमेट ने कहा, हम लोगों ने भारत के विदेश मंत्रालय को बताया है कि यूक्रेन का समर्थन क्यों करना जरूरी है। ये भारत को फैसला करना है कि वो हमलावर के साथ खड़ा रहता है या पीड़ित के साथ। डिप्लोमेट ने कहा कि पहले भले भारत वोटिंग से बाहर रहा, लेकिन इस बार उम्मीद है कि अपना रुख बदलेगा। इसके अलावा अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक एक पश्चिम के डिप्लोमेट ने कहा, ये भारत को तय करना है कि वैश्विक मंच पर हम लोगों के साथ है या चीन, सीरिया और वेनेजुएला के साथ है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां फंसे भारतीय मेडिकल छात्रों के परेशान करने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। भारतीय छात्रों का आरोप है कि पोलैंड से सटे यूक्रेनी चेकपोस्ट पर उनसे दुर्व्यवहार किया गया। उन्हें लगभग बंधकों जैसी स्थिति में रखा गया और जमा देने वाली ठंड में खाना और पानी तक के लिए तरसना पड़ा।
अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक छात्रों का आरोप है कि उनके साथ ये बर्ताव इसलिए किया गया क्योंकि भारत ने यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में पेश किए गए प्रस्ताव पर वोटिंग से दूरी बनाई। बता दें, सोशल मीडिया पर चल रहे कुछ वीडियोस में दावा किया गया है कि यूक्रेन में भारतीय छात्रों को खदेड़ा भी गया और ऐसे छात्रों ने वीडियो भी बनाए हैं जिनमें सैनिकों को हवा में गोलियां चलाते और छात्रों को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग करते देखा गया है। एक वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि एक यूक्रेनी गार्ड एक भारतीय लड़की को दूर धकेल रहा है और लड़की सैनिकों के पैरों में गिरकर उनसे सीमा पार कर देने की गुहार लगा रही है। बता दें, भारत यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों को निकालने की कोशिश कर रहा है और उसने ऑपरेशन गंगा नाम से मिशन भी चलाया है। हालांकि बमबारी के बीच फंसे भारतीय छात्र परेशान हैं। जारी हमलों के बीच यूक्रेन ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूस के साथ बातचीत की सहमति दे दी है। रूसी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन भी मिन्स्क में अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने के लिए राजी है। इससे पहले यूक्रेनी सरकार ने रूस के साथ बातचीत के लिए किसी अन्य देश का चुनाव करने की शर्त रखी थी। यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए रूसी प्रतिनिधिमंडल एक दिन पहले ही गोमेल पहुंच चुका है। बातचीत सोमवार को होने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले के बाद रूस पर दुनिया के बड़े बड़े देश प्रतिबंध लगा रहे हैं और रूस को सीधा निशाना बना रहे हैं। इस बीच सवाल खड़ा होता है कि क्या पुतिन कभी परमाणु बटन भी दबा सकते हैं? इस सवाल का जवाब जो भी हो, लेकिन पुतिन ने देश के न्यूक्लियर फोर्स को विशेष अलर्ट पर रखा है। रूस का कहना है कि नेटो नेता यूक्रेन को लेकर आक्रामक बयान दे रहे हैं। बता दें, पुतिन ने जब यूक्रेन में सैन्य ऑपरेशन का ऐलान किया था, उस वक्त कहा था कि अगर कोई बाहरी हस्तक्षेप करने की सोच रहा है तो उसे ऐसी कीमत चुकानी होगी जो पहले कभी भी ना चुकानी पड़ी थी। यूरोपीय संघ ने कहा कि वो यूक्रेन को हथियारों और उपकरणों की खरीद और डिलीवरी के लिए धन मुहैया कराएगा। इसके अलावा उसने रूस के खिलाफ कई नए प्रतिबंधों की भी घोषणा की। यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने कहा कि हम यूक्रेन के लिए अपना समर्थन बढ़ा रहे हैं। पहली बार यूरोपीय संघ हमले के तहत किसी देश को हथियारों और उपकरणों की खरीद और वितरण का वित्त पोषण करेगा। हम क्रेमलिन के खिलाफ अपने प्रतिबंधों को भी मजबूत कर रहे हैं। मणिपुर के विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को पहले चरण में 38 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 11 बजे तक इन सीटों पर 27.34% मतदान हो चुका है। मणिपुर में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं और अगले चरण का मतदान 5 मार्च को होगा। पहले चरण में इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व और बिष्णुपुर जिलों में मतदान हो रहा है। इसके अलावा पहाड़ी जिलों कांगपोकपी, चुराचांदपुर और फेरजोल में भी वोट डाले जा रहे हैं। मणिपुर में बीते कुछ दिनों में हिंसा की घटनाएं हुई हैं, इसलिए चुनाव को निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती की गई है। रविवार को उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का मतदान 61 सीटों पर समाप्त हुआ। इन सीटों में एक सीट कुंडा भी शामिल है, जहां से जनसत्ता दल के प्रत्याशी रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक बार फिर से मैदान में थे। लेकिन इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बूथ एजेंट ने राजा भैया पर बुरी तरह मारने पीटने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है। वहीं सपा प्रत्याशी गुलशन यादव ने भी अपने काफिले पर राजा भैया के समर्थकों द्वारा हमला करने का आरोप लगाया, जिसको लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।